नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 1952 से लेकर 2019 तक भारत की जो सियासी पार्टियां थी, जो उनका मूल चरित्र था, अपने मूल चरित्र, अपने विचारधारा से अलग हट करके अब बदलते वक्त के साथ लगभग सभी सियासी पार्टियां बदलती जा रही हैं। अपने मूल चरित्र में, अपने विचारधारा में क्रांतिकारी परिवर्तन कर रही हैं, या यूं कहें कि बदलाव की बयार बह रही है, आंधी बह रही है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने को हिंदुत्व की पार्टी मानती थी, हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर के चलती थी, हिंदुत्व के विकास को अपना सबसे बड़ा एजेंडा मानती थी और हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना चाहती थी, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का विरोध करती थी। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने जंतर मंतर पर संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, संविधान को जलाया था, एक बार नहीं कई बार। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री के सलाहकार विवेक देबोराय ने संविधान के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। मिंट अखबार में लेख लिख करके 15 अगस्त 2023 को। उसके बाद लाइन लग गई संविधान का विरोध करने वालों की, और चुनाव के समय जब अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, अरुण गोविल, लल्लू सिंह आदि ने संविधान को बदलने की बात कही कि 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे, तो अपने मूल चरित्र से भारतीय जनता पार्टी बदलते हुए नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों जब संविधान की मूल कॉपी को उठा करके सिर से लगाते हैं, सजदा करते हैं, संविधान के सामने सरेंडर हो जाते हैं और संविधान के सामने साष्टांग पड़ जाते हैं, तो इसका मतलब यही है कि अब वह संविधान का विरोध नहीं करेंगे, संविधान के रास्ते पर चलेंगे। उनकी अकल खुल गई है और इसके लिए चाहे भले ही उन्हें आरएसएस को ठुकराना पड़ जाए। आपने देखा होगा कि चुनाव के समय किस तरह से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी हो गई है, इसका कैडर इतना बड़ा हो गया है कि अब हमें आरएसएस की बैसाखी नहीं चाहिए और आरएसएस के दिखाए हुए रास्ते, आरएसएस की हिदायतों पर हम नहीं चलेंगे। उसके बाद आरएसएस ने भी बयान जारी किया अपना नागपुर से। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत और हिदायतें दी, वह भी परिवर्तन का द्योतक है, और उन्होंने भी मान लिया कि अब हिंदुत्व के कोर मुद्दे पर चल करके भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल नहीं हो सकती है। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने का कितना प्रयास किया नरेंद्र मोदी ने, निचले स्तर तक गिर करके जिन जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया, वे शब्दावलियां काम नहीं आई, बल्कि उन्हीं शब्दों से उन्हें विपक्ष के लोग और इस देश के बुद्धिजीवी लोगों ने जिस तरह से धोया है, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आहत हैं। चाहे वो मंगलसूत्र की बात हो कि हिंदुओं का मंगलसूत्र मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, मुसलमान महिलाओं को दे दिया जाएगा, हिंदुओं का सोना मुसलमानों को दे दिया जाएगा, हिंदुओं के घर के नल की टोटी मुसलमानों के को, इस तरह से अनेकों, करीब समझ लीजिए कि 50 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान हैं जो कि मुसलमानों के खिलाफ हैं, और मुसलमान इस देश में 20% हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 92% मुसलमानों ने इस बार इंडिया गठबंधन को वोट दिया। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2% मुसलमानों ने एनडीए को वोट दिया है। 92%
इंडिया गठबंधन से जुड़े हैं। इसी तरह से देश भर में अनेक जगहों पर मुसलमानों ने भारी तादाद में इंडिया का समर्थन किया। तो जो बदलाव की बयार बह रही है, यह इन पार्टियों के लिए समय के मुताबिक अपने को बदलना जरूरी है, और नहीं बदलेंगे तो इनका सियासी जनाधार, वोट बैंक खत्म हो जाएगा। आरएसएस ने बहुत पहले जब कर्नाटक के चुनाव हुआ था तभी अपने अखबार में, ऑर्गेनाइजर अखबार में लेख लिखा और कहा था कि इस बार हिंदुत्व का मुद्दा काम नहीं आएगा, यहाँ तक कि राम मंदिर का मुद्दा काम नहीं आएगा। आरएसएस को आहट मिल गई थी कि अब हिंदुत्व का मुद्दा काम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी में काफ़ी हद तक शिक्षा पसर चुकी है और उनका सुधार हो रहा है। अब उन्हें धर्म की चाशनी चटा करके वोट नहीं हासिल किया जा सकता। इस बात को आरएसएस ने पहले ही समझ लिया था और हिदायत दिया था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस हिदायत को नहीं मानी और उसके पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच एक तलवार सी खिंची हुई है। आरएसएस चाहता था कि उसके 100 साल पूरे होने पर 2025 में 100 साल पूरे हो रहे हैं शताब्दी वर्ष के, पर वह जश्न मनाना चाहता था, बहुत बड़ा इवेंट करना चाहता था और उस इवेंट में के पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था, संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करना चाहता था। इसके लिए आरएसएस ने 2014 में ही हिदायत दे दिया था नरेंद्र मोदी को कि उसी दिशा में आगे बढ़िए और हिंदुत्व को इतना बढ़ा दीजिए और हिंदू राष्ट्र बनाने का रास्ता साफ कर दीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी को भी पता था कि अगर सिर्फ हिंदू एजेंडे को लेकर के चलेंगे तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी और वह 2019 नहीं जीत पाएंगे। नरेंद्र मोदी ने हिंदू राष्ट्र बनाने और संविधान को बदलने की बात नहीं मानी। इसी वजह से आरएसएस नाराज है कि 100 साल बीत गए और जिस एजेंडे के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आरएसएस का गठन किया गया और आरएसएस के 100 साल भी पूरे हो गए, वह काम आज तक नहीं हो सका। और 2019 के बाद से ही आरएसएस ने अपना हाथ खींच लिया। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की संस्था है, राजनीतिक संस्था है, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी मात्र संस्था है आरएसएस की, आरएसएस के कोख से पैदा हुई है। और उसी भारतीय जनता पार्टी ने अब आरएसएस का बायकॉट कर दिया है और आरएसएस ने जिस तरह से अपने विचार व्यक्त किए हैं, लगता है कि वो भी दो दो हाथ करने के मूड में है। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस के लोग ज़्यादा हैं और वो लोग नरेंद्र मोदी को हो सकता है कि हटाने के लिए पूरी कोशिश करें, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच युद्ध होगा तो भारतीय जनता पार्टी में जो आरएसएस के कैडर के लोग हैं वो आरएसएस का साथ देंगे, नरेंद्र मोदी का साथ नहीं देंगे। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है और यह परिवर्तन दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने मूल चरित्र को, अपने मूल विचारधारा को बदलने जा रही है और बदलने का समय भी आ गया है। उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ा सबक मिला है भारतीय जनता पार्टी को। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन के समय लगा था कि पूरा देश राममय हो गया है, पूरा उत्तर प्रदेश राममय हो गया है और अब भारतीय जनता पार्टी को किसी एजेंडे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा के आधार पर ही 2024 का चुनाव फतह कर ले जाएगी। लेकिन जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा, संविधान का मुद्दा
आ करके सामने खड़ा हो गया एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा हवा हवाई हो गया। और भारतीय जनता पार्टी को जब लगा कि राम मंदिर से अब हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो फिर से वह हिंदू मुस्लिम पर उतर आया, लेकिन हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भी काम नहीं आया। हमें तो ऐसा लगता है कि जिस तरह का परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, वह भी ओबीसी एससी एसटी के हितों की बात करेगी। और देखिएगा, इसी सरकार में जो गठबंधन सरकार नरेंद्र मोदी की चल रही है, ओबीसी जनगणना की बात भी सामने आएगी और ओबीसी जनगणना कराने के लिए नरेंद्र मोदी राजी हो जाएंगे और ओबीसी को उनका हक अधिकार देने के लिए भी राजी हो जाएंगे, क्योंकि इस मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया है। और राहुल गांधी कांग्रेस के प्रमुख हैं। कांग्रेस चाहती करीब 55-60 साल तक राज किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस चाहती तो वो पहले ही ओबीसी का मुद्दा उठाती, ओबीसी की जनगणना कराती, उन्हें हक अधिकार देती। अगर ऐसा करती तब निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी नहीं होती सत्ता में। 2014 से 2024 तक नहीं रह पाती भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, क्योंकि ओबीसी का बहुत बड़ा जंग है। बिहार में जब जनगणना हुई ओबीसी की, तो पता चला कि 63% ओबीसी हैं। हम तो कहते हैं कि कोई भी पार्टी सिर्फ ओबीसी के हितों की बात करे, ओबीसी को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने की बात करे, तो और किसी भी का वोट उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। न तो मुसलमानों के वोट की ज़रूरत पड़ेगी, न तो एससी के, न एसटी के, न सवर्णों के, किसी की वोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ओबीसी के प्रति उसे ईमानदारी से काम करना होगा और ओबीसी को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना होगा। इस मंत्र को नरेंद्र मोदी ने भी समझ लिया है और अब उन्हें लगता है कि सबका साथ सबका विकास की बात जो पहले करके लोगों को भरमाया गया था, उससे काम नहीं चलना है। अब वास्तव में सबका साथ सबका विकास करना होगा और ओबीसी को उनका हक और अधिकार देना होगा, जनगणना करानी पड़ेगी। सबका साथ सबका विकास तो एक जुमला था और उन्होंने क्या किया 10 सालों तक, यह सब कुछ सामने है। किसका विकास किया, यह सब कुछ सामने है। गरीबों को और गरीब बनाया, अमीरों को और अमीर बनाया। और जिस तरह से कोरोना पीरियड में लाखों मौतें हुई, उसे नज़रअंदाज किया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब कि ऑक्सीजन तक के लिए टोटे पड़ गए थे। ऑक्सीजन की वजह से बहुत सारी मौतें हुई। तो भारतीय जनता पार्टी अब समझ गई है कि उसका जो कोर मुद्दा है, उसकी जो मौलिक विचारधारा है, अगर उस पर चलेगी तो अब वह सत्ता में नहीं रह पाएगी। अगर वो संविधान का विरोध करेगी तो सत्ता में नहीं रह पाएगी। अगर वह हिंदू राष्ट्र की बात करेगी, संविधान को बदलने की बात करेगी, तो वह सत्ता में नहीं रह पाएगी, चाहे भले ही आरएसएस को नाराज करना पड़ जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा परिवर्तन किया है और करने जा रही है। और अब तो देखिए, इतना बड़ा परिवर्तन हो गया नरेंद्र मोदी में कि दिन भर में 5-7 ड्रेस बदलने वाले एक ही ड्रेस में सुबह से शाम तक दिखाई देते। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों से न मिलने वाले कभी नरेंद्र मोदी, अब देखिए तो सारे मंत्रियों से और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलते जुलते, हाथ मिलाते हुए, यहाँ तक कि नितिन गडकरी से भी हाथ मिलाते हुए देखे जाते हैं। नरेंद्र मोदी की तानाशाही और अहंकारी रवैया में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब यह परिवर्तन दिखावा है, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और है। कुछ नहीं कहा जा सकता, ऐसा हो सकता है, लेकिन इतना मानना पड़ेगा कि जो परिवर्तन की बयार बह रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी सभी पार्टियों से आगे है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके संविधान को खत्म करने की बात पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाएं तो वो भी संविधान को नहीं बदल सकते हैं,
कांग्रेस पार्टी में क्या परिवर्तन हुआ कि ओबीसी एससी एसटी के लिए जितना प्रतिबद्ध लग रही है यह पार्टी, इतना पहले कभी नहीं थी। 55-60 साल तक राज किया और उस समय अगर ओबीसी एससी एसटी के हितों के बारे में सोचती, उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने की कोशिश करती, तो हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में नहीं बन पाती। इसी तरह से समाजवादी पार्टी में भी परिवर्तन आया है। क्या परिवर्तन आया है? यादव आधारित यह पार्टी सिर्फ यादवों की पार्टी एक समय मानी जाने लगी थी, लेकिन आज देखिए तो यादवों के अतिरिक्त जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मुसलमान हैं, सबको साथ लेकर के चल रही है। और जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया, उसका रिजल्ट भी अच्छा आया है। दलितों के बारे में, दलितों पर सिर्फ मायावती का अधिकार था, लेकिन दलितों के मामले में जिस तरह से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के अंदर परिवर्तन आया है और दलित हितों की बात करने लगे हैं, संविधान बचाने की, बाबा साहब अंबेडकर की बातें करने लगे हैं, अंबेडकरवादी बन चुके हैं अखिलेश यादव। इतना बड़ा परिवर्तन मुलायम सिंह यादव के समय में कभी नहीं हुआ था, उस समय तो सोचा भी नहीं जा सकता था। मुलायम सिंह यादव कांग्रेस का विरोध करके सत्ता में आए थे, कांग्रेस को फूटी आंखों से भी नहीं सुभाते थे मुलायम सिंह यादव। और आज इतना बड़ा परिवर्तन कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके समाजवादी पार्टी आगे बढ़ना चाहती है और उत्तर प्रदेश में भारी सफलता के बाद अखिलेश यादव को अब दिल्ली का सिंहासन, प्रधानमंत्री की कुर्सी दिखाई देने लगी है। और इसके लिए उन्होंने विधानसभा में विधायक पद से इस्तीफा भी दे दिया है और पति पत्नी दोनों अब दिल्ली में बैठेंगे सांसद बनकर के संसद भवन में, और उनकी निगाहें अब प्रधानमंत्री के पद पर है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। तो अखिलेश यादव ने अगर इतना बड़ा परिवर्तन किया है और उसका परिणाम उन्हें मिला है, तो हमें लगता है अब इस लकीर से वह हटने वाले नहीं हैं। मायावती ने तो बहुत बड़ा परिवर्तन पहले ही कर दिया। मायावती 2007 में पीक पर थी इनकी राजनीति, जब उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बनती है। पिछड़ों, दलितों और मुस्लिम को साथ लेकर के चलने वाली मायावती की पार्टी की स्थापना ही हुई थी बहुजन समाज के लोगों के हितों को ध्यान में रख करके। कांशीराम ने स्थापना किया था 1984 में, 14 अप्रैल 1984 बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया था और उसमें दलित, पिछड़े और मुसलमानों के हितों, बहुजन समाज के लोगों के हितों को साधने की कोशिश की गई थी। और इसी कैडर को बढ़ा करके मायावती ने 2007 तक इतना बड़ा कर दिया था कि 2007 से 2012 तक उन्होंने राज किया मुख्यमंत्री के रूप में। और इस बीच जितनी दौलत इकट्ठा कर लिया, वही दौलत उनके जी का जंजाल बन गई। और जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए और मायावती को सीबीआई, ईडी, आईटी का आतंक दिखा करके अपनी बी टीम बना दिया, एक बहुत बड़ा परिवर्तन मायावती ने किया नरेंद्र मोदी की बी टीम बन करके। और नमो बुद्धाय जय भीम का नारा लगाने वाली बहुत से नारे थे, बहुत से भड़काऊ भी नारे थे बहुजन समाज पार्टी के। चढ़ गुंडों की छाती पर, ओट पड़ेगा हाथी पर, इस तरह के बहुत से नारे थे जो कि बोले भी नहीं जा सकते हैं। मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और उसके बाद जय भीम नमो बुद्धाय को त्याग करके मायावती ने हर हर महादेव और जय श्री राम के नारों के साथ आगे बढ़ी और बहुजन समाज हिताय के बजाय सर्वजन हिताय, सर्वजन समाज हिताय की बात करने लगी। अब उनकी राजनीति का क्या हश्र हुआ आपने देखा।
भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनना और अमित शाह के इशारे पर सियासत करना उनकी सियासत को ही लगभग खत्म कर दिया है। और अब सिर्फ 9% जनाधार वोट बैंक रह गया है मायावती का, और वह भी उनके जाति विशेष का है। लगभग 12% जाटव, दूसरे शब्दों में चमार कहा जाता है। चमार शब्द अब अश्लील नहीं रह गया है, भड़काऊ नहीं रह गया है। सोशल मीडिया पर देखिए तो चमार कहने पर गर्व करते हैं अपने को जाटव समाज के लोग। तो जाटव समाज का वोट ही उनके पास बचा रह गया है, या यूं कहें कि जाटव समाज भी लगभग 3% खिसक चुका है। 12% वोट है अकेले जाटवों का, और सिर्फ 9% वोट रह गया है मायावती का। तो मायावती ने जो परिवर्तन किया, जय भीम नमो बुद्धाय से हर हर महादेव पर आई और प्रबुद्ध सम्मेलन, ब्राह्मणों का सम्मेलन करना शुरू किया, उसी समय दलितों के, ओबीसी के कान खड़े हो गए कि यह तो ऊंची जातियों की हो गई, हमारी कहाँ पूंछ होगी। लेकिन जब संविधान का मुद्दा आया, संविधान को बचाने का मुद्दा आया, तो उस समय भी मायावती फिसड्डी साबित हुई और तमाम उत्तर प्रदेश की सीटों पर मुसलमानों को उतार दिया मोदी और शाह के इशारे पर। उसके बाद उनका क्या हश्र हुआ आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो परिवर्तन जो चल रहा है, परिवर्तन का दौर, परिवर्तन की आंधी सबको सूट नहीं कर रहा है। मायावती को सूट नहीं किया है, बाकी पार्टियों को सूट कर रहा है, कांग्रेस को भी सूट कर रहा है, समाजवादी पार्टी को भी सूट कर रहा है, बीजेपी को भी सूट कर रहा है। और बीजेपी अब पहले की बीजेपी नहीं रही। अब बीजेपी आरएसएस से अलग हट चुकी है, आरएसएस की विचारधारा को नहीं लेकर के चलेगी, और वह भी ओबीसी एससी एसटी के हितों की बात करेगी। और हो सकता है कि सिर्फ जुमले और हवाई बातें ही न करे, बल्कि ओबीसी और एससी एसटी के लिए काम भी करना पड़ेगा उसे, वरना उसका भी वजूद खत्म होने के कगार पर आ जाएगा, जैसे मायावती का वजूद लगभग खत्म हो गया है। शिवसेना सावरकर की बात करने वाली, हेडगेवार की बात करने वाली, कट्टरपंथी हिंदुत्व विचारधारा को लेकर के चलने वाली पार्टी शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, उद्धव ठाकरे आज शिवसेना के प्रमुख हैं। हालांकि शिवसेना बढ़ चुकी है, 2 भागों में बट गई है, लेकिन शिवसेना ने जिस तरह से अपना परिवर्तन किया है विचारधारा में, अब वह भी संविधान की बात करने लगी है, ओबीसी एससी एसटी की बात करने लगी है, और हिंदुत्व के कोर मुद्दे से हट चुकी है। इस तरह से भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है कि अपनी विचारधारा को त्याग करके समय के साथ जो जरूरी है उसकी ओर तमाम पार्टियां बढ़ रही हैं। अब इसमें कौन पार्टी आगे बढ़ेगी? जो पार्टी आगे बढ़ेगी ईमानदारी से ओबीसी एससी एसटी के लिए काम करेगी, इन्हें मुख्य धारा में, राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का काम करेगी, उसी का राज होगा। आप याद कीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान एक न्यूज़ चैनल गोदी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगर हम हिंदू मुस्लिम करेंगे तो सार्वजनिक जीवन में के लायक नहीं रह जाएंगे, राजनीति ही खत्म हो जाती है। हमने हिंदू मुस्लिम कभी नहीं किया। लगता है कि उस समय उन्हें सद्बुद्धि आ गई थी, लेकिन 2 दिन बाद फिर से उसी हिंदू मुस्लिम पर उतर आए थे। तो अभी संक्रांति का दौर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि अगर बड़ा परिवर्तन करेंगे तो आरएसएस के बैठे हुए लोग जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, ये लोग पचा नहीं पाएंगे, और जब पचा नहीं पाएंगे ये पार्टी से बाहर हो जाएंगे या पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। तानाशाही तो है ही है रवैया नरेंद्र मोदी का, इन सबको पार्टी से निकाल भी सकते हैं, और जब निकाल देंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ नरेंद्र मोदी के अंधभक्त टाइप के कुछ नेता बचेंगे, कार्यकर्ता बचेंगे, और उससे सरकार नहीं चलाई जा सकेगी। इस तरह से जो परिवर्तन हो रहा है तमाम राजनीतिक दलों में, समय के मुताबिक हम इसका स्वागत करते हैं और यह उम्मीद करते हैं
कि ईमानदारी से काम करेंगे तो ओबीसी एससी एसटी के लोग इनका साथ देंगे, और जिसका साथ ओबीसी एससी एसटी के 85% बहुजन समाज के लोग साथ देंगे, उसी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।